तो आज की जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है सन। अच्छा, शिवानी ने शायद हाथ उठाया था या किसी ने हाथ उठाया था, मुझे याद नहीं एक्चुअली। तो मैंने शिवानी। उठाया था तो मुझे हाँ। आंसर भी शायद मिल गया था उसी टाइम। अब मुझे क्वेश्चन भी याद नहीं, बट आपने नेक्स्ट सेंटेंस में ही आंसर कर दिया था। अच्छा, मैं सन सन के ऊपर डिस्कशन शुरू करूंगा। उससे पहले कोई सवाल है किसी का? नहीं सर, नो क्वेश्चन सर। सर एवरीथिंग वाज वेरी गुड। और सर बस मेन एक ये क्वेश्चन था कि आपने बीच में बताया था कि मतलब मैं ना हमेशा सोचती थी कि मैक्रो और माइक्रो यूनिवर्स, नाम सुना हुआ है कि मैक्रो यूनिवर्स एंड एवरीथिंग। तो हम्म। जो हम बाहर देख पा रहे हैं यूनिवर्स, जो हम प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, ये सब देखते हैं, तो ये इसको हम यूजुअली देन मैक्रो यूनिवर्स से कह के आइडेंटिफाई करेंगे। और हम्म। माइक्रो यूनिवर्स इज लाइक जो यूनिवर्स सटल लेवल पे हमारे अंदर ऑपरेट कर रहा है। इज दैट करेक्ट वे टू से इट? हाँ, जैसे कि बड़ा कंप्यूटर है, हाँ जी। ज्यादा जगह लेता है। अगर कोई बड़ा कंप्यूटर का बड़ा साइज देख के बोलेगा ये तो बहुत बढ़िया कंप्यूटर है यार। हम्म। लेकिन मोबाइल है आपके हाथ में छोटा सा, वो ज्यादा जगह नहीं लिया, आपके पम के ऊपर आ गया है, इवन आपके पॉकेट में चल रहा है। आपको पता ही नहीं है उसकी शक्ति के बारे में, क्योंकि छोटा है ना। तो लगता है कि ये तो सिर्फ कॉल करने के लिए है। किसी टेक्निकल पर्सन को पूछ लो इस मोबाइल से वो क्या कर सकता है। एक माइक्रो यूनिवर्स मतलब बाहर जो मोटा 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 सब दिखता है, जैसे कि इवन एक आपके सामने अभी एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो एक मोटा दिखता है आपको, फिजिकल एग्जिस्टेंस एक बड़ा है, विड्थ और हाइट में जो दिखता है। इस दुनिया को कैसे देखते हो आप? विड्थ, हाइट और डेप्थ। और क्या है किसी भी चीज का, चारों तरफ आप नजर फिराओ, क्या है उसमें? विड्थ, हाइट और डेप्थ। और क्या है? किसी भी चीज पकड़ लो आप, अपने बॉडी पकड़ लो या किसी बोतल पकड़ लो या कोई भी पदार्थ, मोबाइल मोबाइल देख लो, विड्थ, हाइट एंड डेप्थ होगा ही होगा। ये तीन से ही दुनिया को हम लोग पहचानते हैं। जिसका विड्थ नहीं है उसका हाइट भी नहीं होगा, उसका डेप्थ भी नहीं होगा। इन तीनों में से एक मिसिंग है, मतलब सब मिसिंग है। उस वक्त आप इनविजिबल हो जाओगे। आप किसी तरह से किसी वस्तु का अगर एक भी चीज गायब कर पाए, उसका विड्थ हो या हाइट हो या डेप्थ हो, एक गायब करोगे तीनों गायब हो जाएंगे, बाकी दो गायब हो जाएंगे। लेकिन वो भी कर सकते हो, योग के मार्ग से आपके अंदर वो शक्तियां है, आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इंसानी शरीर जो मिला है, इससे वो बहुत कुछ कर सकते हो। ये एक टूल है, यंत्र है। लेकिन इसको अंतिम छोर मान मत लेना, इससे भी आगे बहुत कुछ है। ये शरीर जिसको आप शरीर मानते हो, अगर शरीर मान के चलोगे तो ये दुनिया, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतना फैलाव है इसका। और हर चीज, इवन इधर से कै, कैसों करोड़ों गुना लाइट ईयर्स दूर भी पड़ा हुआ कोई नक्षत्र अगर होगा, उसका भी ज्योति कभी ना कभी पृथ्वी में पहुंचता ही होगा। वो भी आपसे कनेक्टेड है। हमारे ऋषि ऐसे ही मानते थे। और जब आप साधना में आगे बढ़ोगे, आप भी ऐसे ही मानोगे। लोग को जब साधना कहा जाता है ना, लोग सोचते हैं कि बहुत बोरिंग चीज है। अरे क्या आंखें बंद करके बैठे रहना? जो आंखें बंद एक दिन करना ही होगा, पहले से ही देखो ना, बंद करके जगे हुए आंखें बंद करो ना। क्यों मरा मरा आंखें बंद करोगे? ये आंखें तो बंद होगा ही। दिन में एक बार आंखें बंद करना ही पड़ता है। हम आंखें बंद करके ही सोचते हैं। कभी कभी नोटिस किया है, जब किसी चीज की प्रॉब्लम बहुत सताती है जिंदगी में, हम कहां पहुंचते हैं सोल्यूशन के लिए? आंखें बंद करके अंदर पहुंचते हैं। अरे थोड़ा सो लो, या आंखें बंद करके फोरहेड में हाथ रखे बैठ जाते कुछ पल। सिर दुख रहा है, एक्चुअली आपके अंदर बैठा कोई चीज आपको मजबूर कर रहा है कि अंदर आ, इसका आंसर तुझे अंदर ही मिलेगा। भटक लिया बहुत बाहर, अंदर आ, थोड़ा आंसर मिल जाए, उसके बाद बाहर फिर से जाना। कोई है जो चाहता है आपका ये चीज सोल्यूशन हो जाए। आप आंखें बंद कर लेते हो, आप सोचने लगते हो, और अचानक आपका 2-3 दिन बाद कुछ आंसर मिल जाता है, या कभी कभी उसी वक्त मिल जाता है कि हाँ मुझे ऐसे करना चाहिए।
लेकिन हम नोटिस नहीं किए कि ये कैसे हुआ, संभव कैसे हुआ। आपके पीछे बहुत बड़ा शक्ति है, और जो आनंद, छोटा सा आनंद के पीछे इंसान भागता है, उससे भी कई 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 गुना ज्यादा आनंद का सागर आपके पीछे बह रहा है। एक्चुअली आपके ऊपर से, आपके अंदर से ही बह रहा है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप एक ही पर्टिकुलर चीज को कॉन्शियसनेस में ला रहे हो, वो है जिसमें आपको, कोई बात नहीं, हर इंसान उस दौर से गुजरेगा, क्योंकि एक लाइफ का एक्सपीरियंस है। ऐसा दुख करने की बात नहीं है कि मैं स्पिरिचुअली जाग नहीं पा रहा हूं, ये कोई दुख की बात नहीं है। आप उससे जाओगे ही, चाहो या ना चाहो, आप सोर्स की तरफ ही जा रहे हो। गंगोत्री से जिस पल गंगा उत्पन्न होता है, उसका डेस्टिनेशन सागर है, समुंदर है, तभी तय हो जाता है। तो आप जो इंसानी शरीर हो या कोई भी शरीर धारण करके, आपका जब शरीर का जर्नी शुरू हुआ है, हाइट विड्थ और डेप्थ का जो जर्नी शुरू हुआ है, दैट मीन्स आपका डेस्टिनेशन फिक्स्ड है। सिर्फ बात इतना है कि आप कितना दिन झेल पाओगे, कि ऑटोमेटिक सब जब होगा तब करेंगे, या उससे पहले ही जान ले खुद को। इतना फर्क होता है और कुछ नहीं। आप ऑटोमेटिकली उसी तरफ खींचे चले जा रहे हो, सोर्स की तरफ। आपको दुख दुख होने की कोई बात नहीं है। स्पिरिचुअल डिप्रेशन होता है बहुत सारे लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसी सोर्स की तरफ ही खींचे जा रहे हो, हमेशा उसी को ढूंढ रहे हो। तो सिर्फ इतना बात होता है कि जब आप कोशिश करते हो, तो वो शायद ना जाने कितने लाखों करोड़ों जन्मों में होना होता, ना जाने कितने लाखों करोड़ों बार इस गंदगी के थ्रू, मतलब आपका जन्म ही गंदगी के थ्रू होता है। हमारा माँ के जिस जगह से हमारा जन्म होता है, वो गंदगी से भरा हुआ है। कभी किसी का भी डिलीवरी टाइम में अगर कोई अलाउ करे, आपका कोई दोस्त डॉक्टर हो, उनके साथ चले जाना, अलाउ अगर करे, बहुत सारे लोग करते हैं, अगर मतलब जान पहचान है तो, पूरे घर में एक अलग सा बदबू फैल जाता है, इतना बदबू। और उस बदबू के थ्रू एक पर्सन का जन्म होता है, और क्या क्या रस निकलता है उससे, उस जगह से। डॉक्टर जानते हैं ये सब, वो भी फंस जाता है इस माया में फिर भी। तो गंदगी के थ्रू आए हो, किसी को कष्ट देके ऊपर से, कितना चिल्लाता है, कितना दर्द होता है उस टाइम पे मां को। तो कष्ट शुरू से ही है। आप आके भी चिल्लाते हो, सांस लेना पड़ रहा है मुझे अभी अपने लंग से। इतने दिन तो माँ के लंग से सांस ले रहा था, माँ के खाने से मेरा खाना पूरा हो जाता था, इतना खुश था। फिर से सब कुछ अपना ही, अपना खाना खुद पचाना पड़ेगा, खुद लंग से सांस लेना पड़ेगा। उस बच्चे को उसी वक्त पता हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है। चिल्लाता रहता है, रोता रहता है। कोई भी तो रोता भी नहीं है, वो माँ के उस सुख में ही पड़ा रहता है, उसको मार मार के रुलाना पड़ता है। तो रोने से जिंदगी शुरू होता है। ऐसा जिंदगी अगर आपको बार बार एक्सपीरियंस करना है तो ठीक है, आप करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सोर्स की तरफ ही जा रहे हो, आप समुंदर पे जाके मिलोगे ही मिलोगे, लाखों करोड़ों साल बाद शायद मिलोगे, या उससे भी ज्यादा, लेकिन मिलोगे जरूर, नहीं तो वही टारगेट फिक्स्ड हो गया है। पर हाँ, उससे पहले अगर निकलना चाहते हो इस लूप से, राहु के इस लूप से, तो थोड़ा सा प्रार्थना और कुछ नहीं, उसका याद कि हे प्रभु, हो गया बहुत, अभी तू ही सब कुछ है, तू कर ले जो करना है। और इसे वाक्य से नहीं, मन से, अपने ध्यान से, अपने कर्म से भी यही चीज को अपनाना है। सरेंडर कर दो पूरा। इसको भक्ति योग कहते हैं, सबसे आसान योग है। और जब योग के साथ हमारे जो योग होता है, पतंजलि योग मार्ग, उसके साथ जब भक्ति मिक्स्ड हो जाता है, उसका स्पीड 5 से 10 गुना बढ़ जाता है। सिर्फ योग मार्ग से भी आप पहुंच सकते हो, लेकिन योग के साथ जब वो भक्ति का रस जुड़ जाता है, वो स्लीपरी हो जाता है, तब स्मूथनेस आ जाता है, एक रस आ जाता है, आनंद आने लगता है, तो वो और फास्ट हो जाता है। तब आप सोर्स के तरफ और गति से, मतलब चले खींचते चले जाते हो, गति बढ़ जाता है सोर्स की तरफ।
आपका ये बार बार जन्म लेना ये बंद हो जाता है। जो भी हो, तो हम सन से शुरू करेंगे आज। हाँ, 9:23 हुआ है, सन से शुरू करेंगे आज। सन को सन रिप्रेजेंट क्या करता है? फादरली फिगर। फादर के तुरंत बाद ही मेंशन किया कर दिया फादरली फिगर। यहां पर जो कीवर्ड दिया गया है, इसका लिटरल मीनिंग तो लोगे ही लोगे आप, लेकिन उसको भी एक्सपैंड करोगे थोड़ा सा। अपने आंखों में ना एक माइक्रोस्कोप लगा लो। फादर मतलब, जब फादर कहते हैं हम लोग के अंदर क्या क्या आता है? हाँ, फादर तो आता ही है। मैं जैसे माना लिटरल मीनिंग तो लोगे ही लोगे, लेकिन उसके बाद कॉमा देके और भी मीनिंग निकलेगा। फादर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? पापा या डैड, कुछ भी बोल लो। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? क्या करते हैं? उनका रोल क्या है हमारे जिंदगी में? पापा का, जब हम लोग पापा शब्द उच्चारण करते हैं, क्या रोल होता है? जब हम लोग बहुत प्रॉब्लम में आते हैं। हाँ, किसी ने पूछा, 1 मिनट। हाँ, प्रथा बोलो। सर फादर मैं बता सकती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा शायद। फादर मीन्स यहाँ पे अगर लिटरल मीनिंग हम ना लें तो थोड़ा कह सकते हैं कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन, हमें आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्शंस भी देते हैं। तो एक डायरेक्शन देने वाले पर्सन लाइफ में एक तरह से हमें प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। तो एक ये भी कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक रोल मॉडल भी कह सकते हैं या टीचर भी कह सकते हैं अगर उन्हें हम अपना इंस्पिरेशन कोई देखते हैं तो। वेरी नाइस प्रथा, वेरी नाइस, रियली वेरी नाइस। एकदम सही चीज बोले हो कि फादर जब हमारे ध्यान में आता है, पापा, जब हम लोग इमोशनली बहुत टूट जाते हैं, तब हमें माँ का याद, ज्यादातर क्या हमें माँ का याद आता है। लेकिन जब कोई जिंदगी में ऐसा सिचुएशन हो जहां पर हमारे सिक्योरिटी ब्लीच हुआ है, जिंदगी का सिक्योरिटी, बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तब पप्पा का याद आता है। क्योंकि बचपन से ही ना हमें पप्पा बहुत तरह तरह की चीजों से रक्षा किया है। वो हमारे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होकर रहता है। हमें लगता जरूर है कि जो चीज हम 1 मिनट। हाँ, तो फादर क्या देता है? प्रोटेक्शन। जब भी बचपन से ना जब भी कुछ हुआ है, तो माँ तो अपने ममता से, दैट मीन्स, इसलिए माँ को मून रिप्रेजेंट करता है। एक इमोशनल सहारा तो होता ही है, जैसे कि घर का कोना, इसलिए मून घर को भी रिप्रेजेंट करता है। और जो नेचुरल ज़ोडिएक का जो फोर्थ साइन है, वो मून है, मून का घर है। इसलिए फोर्थ हाउस से घर भी देखा जाता है, फोर्थ साइन से। तो मून घर को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? घर सिर्फ एक सिक्योरिटी नहीं देता है। घर एक, जैसे कि हम लोग बहुत दिन बाद बाहर से जब घर में लौट के आते हैं, हम कहते हैं ना कि मेरा घर घर नहीं है, या उसका घर घर नहीं है। घर, उसके घर में जाके ना मुझे घर जैसा फील नहीं आता है। ये क्यों कहते हैं हम? सुरक्षित तो बहुत होता है बहुत सारे लोगों का घर। 4 दीवार मतलब मस्त करके बना लो, बहुत अच्छा सुरक्षा हो गया। ऊपर से छत लगा दो, सीसीटीवी कैमरा लगा दो, सुरक्षा सब हो गया। लेकिन सब मिसिंग है। वो घर मून बनाता है, जिसके साथ हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं, उसी को घर कहते हैं। हो सकता है कोई इंसान अपने झोपड़े के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, उसको उतना सुरक्षा नहीं देता है वो घर उसको। हो सकता है आपका महल हो, लेकिन उस महल में आके उसको अच्छा ना लगे जितना उसको अपने झोपड़े में अच्छा लगता हो। आप सोचोगे कि ये बंदा, ये जरा सा आज नहीं गरीबी रहेगा, ये देखो कितना अच्छा घर दे दिया उसको, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको उसी झोपड़े में जाना है। अभी की समझ नहीं पा रहे हो, आप उसको वो चीज नहीं दे पा रहे हो जो उसको झोपड़े में मिलता है। वो है इमोशनल कनेक्शन।
जो मन के अंदर वो सोचता है ये मेरा घर है, और जब तक आपका मन ये ना बोल दे ये मेरा घर है, तब तक वो उसको गो घर नहीं बनेगा आपका। इसे तो होटल घर नहीं बनता है कभी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको लगेगा कि पूरा होटल का रूम जो है पूरा दीवार आपको खाने आ रहा है। घर जाना है मुझे अभी। वो घर क्या होता है? 4 दीवार नहीं, सिर्फ 4 दीवार नहीं। वो जो इमोशनल कनेक्ट होता है वो माँ देता है, वो मून देता है। लेकिन सिर्फ इमोशनल कनेक्शन पे होने से नहीं चलेगा ना इंसान का जिंदगी। उस इमोशन को सुरक्षित भी रखना होगा ताकि वो इंटैक्ट रहे इमोशनल रिलेशनशिप। उस घर के साथ साथ जो आपका इमोशनल रिलेशनशिप है वो सुरक्षित रहे। इसके लिए सिक्योरिटी भी चाहिए। किससे सिक्योरिटी चाहिए? इंसान से ही। इस दुनिया में हम लोगों ने जंगल काट के साफ कर दिया। क्यों? हमें डर लगता था जंगली जानवर खा जाएंगे, इस चीज का डर था। अभी इंसान इंसान को खा रहे हैं। जंगली जानवर से भी ज्यादा भयानक हो गए हैं। इंसान इंसान से बहुत ज्यादा डरता है। इवन एक टाइम पे जो लायन या टाइगर से नहीं डरता था, उससे भी ज्यादा इंसान इंसान से डरने लगा है। भय लगता है। रात को जब हम लोग खाली सड़क में चलते हैं हमें डर लगता है। किससे डर लगता है? कोई तो कुछ रहा ही नहीं। इवन उस टाइम पे अगर कोई कुत्ता चिल्ला देता है हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है अंदर से कि हाँ कोई है मेरे साथ। है ना? क्यों? तो कुत्ता से भी इंसान से डर ज्यादा लगता है। हम बचपन से हम सब ही तरह तरह से एक्सप्लॉइट हुए हैं इंसान से ही। कभी टीचर ने एक्सप्लॉइट किया है, ये बोल बोल के तुझसे कुछ नहीं होगा, तू ऐसा ही बना रहेगा सारा जिंदगी। वो अपना फ्रस्ट्रेशन झाड़ रहा है क्योंकि वो अपने घर में वाइफ या हस्बैंड अपने अपने हस्बैंड या अपने वाइफ से एक्सप्लॉइट होके आया है स्कूल में। वो आपके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। आप एक्सप्लॉइट की हो किसी को क्योंकि आप एक्सप्लॉइटेड हो चुके हो। हम एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं सारा जिंदगी भर। तो इसलिए इंसान से इंसान ज्यादा डरता है। तो इंसान से बचाना है। अभी नौबत ऐसा आ गया है कि इंसान से इंसान को बचाना है। अजीब सिचुएशन है ना? ये अजीब सिचुएशन हमने खड़ा किया है। उनके जंगल को तो काट के साफ कर दिया बाहर से, अंदर जंगल का बन गया पता ही नहीं चला। इसलिए हमारे शास्त्र में ऋषि कहते थे कि शत्रु भी अपना बहुत सोच समझ के चुनो। उनके शत्रु के साथ लड़ते लड़ते कब उसके तरह बन जाओगे आपको नहीं पता। बन ही जाते हो। उनके शत्रु को खत्म करने के लिए वो उस जैसा बनना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं शत्रु को खत्म कर पाओगे। तो जंगल साफ करते करते हम अपने अंदर जंगल बना लिए। जंगल का शेर मारते मारते खुद के अंदर शेर आ गया। एक दूसरे को खाने लगे, खून के प्यासा हो गए। बचाना है ना? वो सिक्योरिटी कौन देता है? सन देता है, फादर। सबसे बेस्ट सिक्योरिटी। याद करो वो दिन बचपन। उस टाइम पे अगर फादर का सिक्योरिटी नहीं होता सिर के ऊपर, कौन बचाता? कितने नाजुक। इंसान का बच्चा सबसे नाजुक होता है। किसी जानवर का बच्चा फिर भी धूप में रह के बारिश में भीग के कुछ ना कुछ करके वो जी लेगा। इंसान का बच्चा जी नहीं पाएगा। तो बहुत नाजुक से रखना पड़ेगा। बहुत नाजुक से रखना पड़ेगा। और जल्दी मर जाता है, बहुत जल्दी। इंसान के बच्चे को इसलिए ज्यादा सुरक्षित रखने की जरूरत पड़ता है। घर के अंदर मतलब बहुत गर्म रजाई, अच्छा सा पोशाक पहना दिया है, ड्रेस पहना दिया है गर्म वाला, नाक कान ढका हुआ है, फिर बच्चे को जुकाम हो गया है। बाहर चले जाओ, कोई बच्चा कुत्ता भीग रहा है पानी से, कांप रहा है लेकिन मरेगा नहीं। अगले सुबह देखो शरीर झाड़ के उठ गया है। इंसान का बच्चा बहुत सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है। रक्षा किसने किया था? उसी पप्पा ने, उसी डैडी ने, उसी फादर ने। देखने में तो शरीर फादर का था, एक्चुअली देखोगे तो उसके अंदर के जो सूर्य शक्ति था उसी ने ही आपको रक्षा किया है। मतलब सूरज कौन से घर को रिप्रेजेंट करता है? सूरज 5th हाउस को रिप्रेजेंट करता है नेचुरल जोडियक के, लियो।
5th हाउस से क्या देखा जाता है? संतान देखा जाता है। तो सूरज मतलब पिता अपने बच्चों को रक्षा कर रहा है, दैट मीन्स अपने घर को ही बचा रहा है, अपने ही घर को बचा रहा है वो। इसलिए हमारे अंदर अपने बच्चों को रक्षा करना अंदर से अपने आप आ जाता है। जैसे आप पिता बन जाते हो, माता बन जाते हो, आपको पास अपने आप आ जाएगा। जैसे किसी ने भर के रखा था सॉफ्टवेयर में आप पहले से ही। पिता सिक्योरिटी देता है, क्यों? क्योंकि वो अपने घर को बचा रहा है। पापा के अंदर वो जो सूर्य शक्ति है वो अपने ही घर को बचा रहा है, वो ना बचा कर रह नहीं पाएगा। एक टाइम पे जब बड़े हो जाते हो तब आपके अंदर आइडियाज डेवलप होने लगता है, तब आपके साथ सूर्य का वो रिश्ता बन जाता है जो शनि के साथ सूर्य का होता है। आइडियाज डिफरेंट हो गया। और जब आप अपने पापा को ही निगल लेते हो, डोमिनेट करने लगते हो, वो डोमिनेटेड हो जाते हैं, तब आप राहु का रोल प्ले कर रहे हो। नाटक है ना, राहु की एनर्जी है। जो सूर्य खुद को रक्षा कर रहा था, आपको रक्षा करके, उसके अंदर कुछ है जो उसको मजबूर कर रहा था, उसको इमोशनल कर रहा था। अपने बच्चे को रक्षा करना ही होगा, नहीं तो वो खुद रो पड़ेगा, खुद को भी माफ नहीं कर पाएगा। कौन ऐसा चीज है जो हमें अंदर से मजबूर करता है? वही एनर्जी सूर्य का। बड़े होकर आप दो तीन चीज हो सकते हो, या तो सैटर्न का भूमिका पालन कर सकते हो। वो चार्ट देख के पता चलता है कौन सा बच्चा सैटर्न का भूमिका पालन करेगा, कौन सा बच्चा राहु का भूमिका पालन करेगा। वो चार्ट देख के पता चलता है। वो जो कहते हैं ना कि हम कठपुतली है, सिर्फ नचाता कोई और है। थोड़ा सा ये एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देख पाओगे, मैथमेटिकली देख पाओगे। जब आप ध्यान के मार्ग में जाओगे तो एक्चुअल में देख पाओगे, लेकिन मैथमेटिकली भी आप देख पाओगे कि हाँ, इंसान जो करता है वो स्वभाव के वश में आके करता है। और वो स्वभाव कौन जनरेट करता है? आपके अंदर ही बैठा हुआ कोई एनर्जी ज्यादा एक्टिव है। कौन सा एनर्जी हो सकता है? राहु को जिस एनर्जी के साथ कनेक्टेड होके हम लोग मानते हैं कि राहु इस एनर्जी से कनेक्टेड है, तो होगी राहु की एनर्जी ज्यादा बलवान है इसके अंदर, तो वो अपने पिता को ही खुद खा लेगा। इमोशनली खा सकता है, फिजिकली भी खा सकता है। लड़का हो या लड़की, कोई मतलब नहीं है। या पिता खा सकता है, पिता इतना स्ट्रांग है, पिता खा लिया अपने संतान को, या माता खा लिया। कुछ पता नहीं इस दुनिया में क्या होता है। मछली को देखो, अपना अंडा खुद ही देता है, बाद में खुद ही भूल जाता है, खुद ही अपने अंडे को खा लेता है। अपने बच्चे को बाद में खुद ही खा लेता है, जिस बच्चे को जन्म दिया था उसने, और उसको हम खा लेते हैं इंसान। इकोसिस्टम चालू हो गया। सन, फादर, फादरली फिगर। फादर को माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो सिक्योरिटी आएगा। ये सिक्योरिटी मैक्रो सिक्योरिटी हो सकता है जो फिजिकल सिक्योरिटी को दर्शाता है, माइक्रो सिक्योरिटी भी हो सकता है। नहीं, होता है। जिसके चार्ट में सूरज प्रॉब्लमेटिक है, आप खुद अपने जिंदगी में देखें ना, उसके चार्ट देख के, वो डरता ज्यादा है, इनसिक्योर रहता है सारा जिंदगी। जितना सूरज का कम होगा रोशनी जिंदगी में, उतना इनसिक्योर फील करेगा, अंधेरे से डरेगा, साहस नहीं होगा सिर उठा के कोई किसी, उसके साथ अन्याय भी हो रहा होगा, कुछ नहीं बोल पाएगी या बोल पाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये अगर छोड़ देगी मैं क्या जाऊंगा, या वो ये अगर छोड़ देगा मैं क्या जाऊंगा। एक लाइव घटना बताता हूं। एक जगह भी कुछ हो रहा था, मैं भी था वहां पर, बहुत सारे दर्शक थे, मैं भी देख रहा था। मेरे साथ एक दोस्त था, वो ना कोई भी इनजस्टिस को, मतलब इनजस्टिस सहन नहीं कर पाता है। तो एक हस्बैंड एक वाइफ को पीट रहा था। गांव में गए थे हम लोग, किसी गांव में, कौन सा गांव मुझे याद नहीं है, घूमने के लिए गए थे एक्चुअली। देखा था एक जगह पे भीड़ है, हम लोग रुक गए, जैसे होता है इंसानी कैरेक्टर, ऐसे ही होता है।
कोई प्रॉब्लम में है कि नहीं, इसको देखने के लिए गए, देखा कि सब भीड़ में है ना, सब खड़े होकर मजा देख रहे हैं, मजा हो या कुछ भी पता नहीं, सब देख रहे हैं, और हस्बैंड वाइफ को मारे जा रहा है, वो बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। तो मेरे साथ जो दोस्त था उसको बहुत बुरा लगा, रोकने गया, हस्बैंड का हाथ पकड़ा, हस्बैंड के जब आंख दिखाया, वो वाइफ उल्टा उस बंदे के ऊपर चिल्ला दिया, बंदे को मारने के लिए दौड़ा कि तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला, मुझे मेरे हस्बैंड मार रहा है तो मारने दे, तू कौन होता है, तू मेरे हस्बैंड को, तुझे में इतना साहस कैसे आया, तू मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ा। समझ पा रहे हो? तब मैं उसके तरफ, मैं किसी भी तरह से, हम दोनों और कुछ लोग थे, कुछ दोस्त थे, उनको घर से ले आया किसी भी तरह से, वो और झमेला में फंस जाएगा, वो किस चीज का दोष किसके घर में किसके ऊपर आ जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा कि देख, जो पेड़ ऊपर जितना होता है उसका रूट्स उतना ही गहरे में होता है, तो हम सिर्फ ऊपर का चीज देखते हैं, उसका रूट्स को देख नहीं पाते हैं। तो भगवान का कृपा ना होगा तो रूट्स तू देख नहीं पाएगा अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो जो लड़की थी उसके चार्ट में डेफिनेटली सन डाउन होगा ही होगा, क्योंकि उसके फेस में वैसा वो इंडिकेशन था, सेल्फ कॉन्फिडेंस की अभाव। उनको हस्बैंड मार ही क्यों ना डाले, जब तक जिंदा है उसको एक चीज पता है, ये हस्बैंड नहीं देखेगा, मुझे कौन देखेगा, चाहे मारे ही क्यों ना। उनको जो थोड़ा सा खाना देता है उनके लिए शायद वही बहुत है कि हस्बैंड मुझे खाना तो देता है एटलीस्ट, ये नहीं रहेगा तो कौन खाना देगा मुझे। समझ रहे हो? सेल्फ कॉन्फिडेंस या डर, इंसान अपने खुद को, आपको एक चाटा मार दे, आप आग बबूला हो जाओगे। लेकिन किसी तरह ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको मार ही क्यों ना डालो, अगर उसने एक बार ठान लिया दिमाग में कि इसके बिना मेरा चलेगा नहीं, तो मार खाते खाते जब तक मर ना जाए, मर गया तो सब खल्लास, मरते दम तक वो आपके लिए ही सोचेगा। डर। हाँ शिवानी। सर जैसे आपने कहा कि अगर किसी का सन वीक है तो मतलब अगर हम वीक की बात कर रहे हैं तो हम मतलब वीकनेस में हम क्या-क्या देखेंगे कि एक तो शायद ये कि जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसका सन डेबिलिटेटेड है, लिब्रा में है और एट द सेम टाइम सैटर्न भी लिब्रा में है, दोनों मतलब लिब्रा में है और काफ़ी क्लोज़ डिग्री के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा आस-पास ही है। तो आई एग्री विद द फैक्ट कि उसका आई हैव सीन कि उसके अंदर बहुत फ़ियर्स और किसी मतलब अपने लिए स्टैंड अप नहीं होती है और अगर उसको उसके ऑफ़िस के लोग भी काफ़ी एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके घर वालों ने भी उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया। बट शी कुडन्ट लाइक शी डज़न्ट स्टैंड अप उसको सब पता भी है बट आई थिंक शी बिकम्स वेरी आई डोंट नो शी डजंट स्टैंड अप बट एट द सेम टाइम सर जैसे आपने कहा कि वो डिपेंडेंट भी रहते हैं तो शायद वो इंडिपेंडेंट लेकिन फिर भी काफी इंडिपेंडेंट है इन द सेंस ऑफ कि शी इज मतलब शी लिव्स अलोन तो वो काफी अपना मैनेज अपनी लाइफ खुद ही कर लेती है शी इज नॉट रिलाइंग ऑन एनीवन बट एट द सेम टाइम शी इज एक्सप्लॉइटेड तो ये दोनों का मिक्स होके हो रहा है क्या सर जैसे अगर हम वीक की बात करें तो सिर्फ डेबिलिटेशन इज कॉल्ड कंसिडर्ड एज वीक या फिर इसमें और भी चीजें हम देखें कि जैसे सैटर्न के साथ है तो ऑब्वियसली सन थोड़ा सा वीक पड़ रहा है और ज्यादा वीक पड़ रहा है डेबिलिटेशन से तो वीक थोड़ा सा हुआ ही और भी वीक हो गया बिकॉज सैटर्न की प्रेजेंस है शायद मैंने देखा नहीं है बट शायद राहु का भी फिफ्थ एस्पेक्ट तो उसके ऊपर मतलब राहु भी फिफ्थ नजर तो उस पर डाल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सन वीक है या नहीं मतलब सन कितना स्ट्रॉन्ग है कोई भी प्लेनेट का स्ट्रेंथ सिर्फ सन के मैटर में नहीं, कोई भी प्लेनेट का स्ट्रेंथ देखने का बहुत इजी तरीका मैंने सिखाया है अभी तक तो जो क्लास हुआ है, लेकिन फिर भी उसको रिपीट कर देता हूं। देखो वो डेबिलिटेटेड है या एक्सॉल्टेड है या उसका सबसे ज्यादा एंटी जो प्लैनेट्स है उनके साथ उसका कोई कनेक्शन है कि नहीं।
और एक होता है दिग्बल, मतलब हम्म, जो डायरेक्शंस होते हैं, जैसे कि सन, हमें सबको पता है कि सन सूर्य हमेशा ईस्टर्न डायरेक्शन से उगता है और वेस्टर्न डायरेक्शन में उसका अस्त होता है। शनि वेस्टर्न डायरेक्शन में उगता है, ईस्टर्न डायरेक्शन में उसका अस्त होता है, मतलब सनसेट से सेट होता है, सैटर्न सेट होता है ईस्टर्न ईस्टर्न में उल्टा। तो इसलिए जो एरीज है वो ईस्टर्न डायरेक्शन को दर्शाता है, इसलिए उधर सन बहुत ही उधर एग्जॉल्टेड होता है, सन उगता है उधर से। लिब्रा वेस्टर्न डायरेक्शन को दर्शाता है, इसलिए सन इधर अस्त जाता है, डिबिलिटेशन पॉइंट है सन का। right. लेकिन लिब्रा में इसलिए जो सैटर्न है वो एग्जॉल्टेड होता है क्योंकि वो वेस्टर्न डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्शन को दिमाग में रखना और डिबिलिटेशन, एग्जॉल्टेशन, मूल त्रिकोण, ये सबको दिमाग में रखना। और कोई प्लैनेट, जैसे कि इंसान एक्सप्लॉइट होते हैं तो कोई प्लैनेट कोई खराब प्लैनेट उसको बैडली इन्फ्लुएंस या एक्सप्लॉइट कर रहा है कि नहीं, ये देखना बस, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ये 3 चीज देखना सिर्फ, नारी में 3 ही काफी है, और कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। शत्रु मित्रता, जो मैंने कहा कि देखना बैडली इन्फ्लुएंस, मतलब शत्रु मित्रता का ही मैं कहा ही मैं इधर मेंशन कर रहा हूं। तो आपने जैसा कहा सन और सैटर्न दोनों एक साथ है, तो ये तो विपरीत राजयोगा हो गया। तो वो जिंदगी के शुरुआत में वो एक्सप्लॉइटेड तो बहुत होंगे ही होंगे, लेकिन आगे जाके वो उभर भी जाएंगे। correct. सैटर्न, हाँ, राहु जो है वो सन को तो डोमिनेट कर रहा है, लेकिन सैटर्न को डोमिनेट नहीं करता है, सैटर्न के साथ ही चलता है वो। ऊपर से सैटर्न बहुत ही एग्जॉल्टेड है, तो बहुत धक्का खा के ये लोग आगे बढ़ते हैं। ये लोग या तो आगे जाके लीडर बनते हैं, या ये लोग खुद ही किसी को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। तो दोनों में से एक होगा, अभी उसका चार्ट मुझे नहीं पता, पर दोनों में से एक होगा। या तो ये लोग ऐसे लोग, ये बहुत ही एक्सप्लॉइटेड होते हैं, ये होते होते एक टाइम पे एक्सप्लॉइट हो जाता है, खुद ही एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। मैं ना ये चीज बहुत पहले से ही प्रोटेस्ट करता हूँ। बहुत सारे लोग ना देखो ग्रुप में, दोस्त के ग्रुप में एक दूसरे को टांग खींच के, चिढ़ा के बहुत मजा लेते हैं। एक्चुअली ये वो लोग होते हैं जिन लोगों की जिंदगी में मजा का बहुत कमी हो गया है। तो अभी कहाँ से ले मजा, तो एक दूसरे का टांग खींच के ही मजा लेते हैं। ये कैसा मजा है जिसको किसी के सीने पे खड़े होके अब मैं मजा ले रहा हूं, उसको दर्द देके नहीं। हम ऐसे करते करते ना कब किसको ये समाज ही कब अनजाने में एक एक अपराधी का जन्म दे देता है। इस समाज को खुद को नहीं पता है, सोया हुआ समाज है ना, खुद को नहीं पता होता है। तो आप किसी को इतना हद तक एक्सप्लॉइट मत करो, वो चाहे इमोशनली हो या फिजिकली हो, कि उसके अंदर का इंसान ही मर जाए, तब वो जो अपराध करने लगे तब उसको आप पुलिस में दोगे। वो नौबत क्यों आ रहा है? तो ये एक्सप्लॉइटेशन सन से आता है, अंधेरा। जहां पर रोशनी नहीं है वहां पर सैटर्न है, राहु है, छाया, शैडो। इसलिए हर मर्डर, मैक्सिमम क्राइम अंधेरे में होता है। मुझे एक स्टूडेंट ने मुझे एक बार पूछा था कि सर हर क्राइम अंधेरे में क्यों होता है, मतलब दिखता नहीं है इसलिए? मैंने कहा वो तो एक चीज है ही, लेकिन इंसानों को पता है कि अंधेरा इंसानों को डराता है। वो हमारे अंदर वो जो ना जाने कितने जन्म से वो पड़ा हुआ है अंदर, एक अंधेरे की तरफ डर। जब हम लोग जंगल में रहते थे, हमारे पूर्वज, तब से अंधेरे की तरफ डर हमारे अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि ना जाने कितने बार हम लोग मौत के मुंह जा चुके हैं। वो डर हमारे संस्कार में पड़ा हुआ है, तो इसलिए अंधेरे से हम डरते हैं। और जो क्राइम करने वाले बंदे हैं उनको पता है कि इंसान अंधेरे से डरता है, तो वो लोग इसलिए उस टाइम पे लोग कम निकलते हैं। अभी तो जमाना थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन दिखता भी नहीं है क्लियरली कोई चीज, तो इसलिए इसलिए क्राइम अंधेरे में ज्यादा होता है। इस क्राइम को राहु और शनि बहुत ज्यादा दर्शाते हैं। शनि कैसा क्रिमिनल को जन्म देता है? शनि एक्सप्लॉइटेड क्रिमिनल को जन्म देता है, मतलब वो क्रिमिनल
वो एक बंदा जो सालों से एक्सप्लॉइट होते 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 बाद में उसके अंदर क्राइम जन्म लेता है, बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। ऐसे उदाहरण बहुत है। हिटलर को देख लो, हिटलर का जिंदगी का हिस्ट्री पढ़ो, देखोगे वो शुरू से, बचपन से वो समाज ने उसको धुतकारा है। सिर्फ उसको स्कूल में एडमिशन नहीं देते थे, उसको कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत चुपचाप रहता था, बचपन में बहुत शाई हुआ करता था, इसके लिए लोग चिढ़ाते थे उसको, दोस्त दोस्त चिढ़ाते थे। सीरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है उसके जिंदगी में, सीरीज। जन्म किसको दिया आपने? एक हिटलर को जन्म दे दिया। तो समाज इस धरती में ना, आप कुछ भी डालते हो वो रिटर्न आएगा ही, और वो रिटर्न दुगना तीन गुना होके आता है, दुगना तीन गुना होके आता है। धरती में जब बीज डालते हो तो दुगना तीन गुना होके आता है। वो एक बीज डालते हो, मान लो एक आम का बीज डाला आपने, देखोगे पेड़ होके, फल होके, फूल होके, कितने लाखों करोड़ों बीज उसने दे दिया। हर एक मतलब फल के अंदर बीज होगा ना, हर साल वो ऐसा ही आम देगा। एक बीज डाला था, तब लगता है कि मैं तो इतना सारा कुछ नहीं किया था, मैं तो एक ही काम किया था, एक काम का इतना सारा रिजल्ट। धरती या प्रकृति कैसे काम करता है वो अगर जानते तो ये सवाल ही नहीं पूछते। तो इसलिए हिटलर की वजह से जो हुआ है, हम सब जिम्मेदार है हिटलर को बनाने के पीछे। और ये हिटलर रोज बनाते हैं हम लोग। हर ग्रुप में कुछ लोग होते ही है जो थोड़ा सा कम समझते हैं, जिनका समझ उतना ज्यादा नहीं है, तो उनको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। तो ये एक्सप्लॉइटेशन का जो मामला है, ये सन की कमी की वजह से होता है। आपको एक्सप्लॉइट तब तक नहीं कर सकता कोई जब अपने आप में आप एक आग हो। देखोगे जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है, वो उल्टा उल्टा तो लीडर बन जाता है। इसलिए सन को लीडर कहा जाता है। उसके पास एक्सप्लॉइट करने का क्षमता होता है, लेकिन जो एक्चुअल सन होगा ना, वो कभी भी किसी और को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। राजा कभी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता है, प्रॉपर राजा जो होता है। हाँ, जिनके अंदर राहु का कोई कनेक्शन होगा वो किसी को एक्सप्लॉइट करके मजा लेगा। डेमोनिक है ना, वो किसी को एक्सप्लॉइट करके, वो राजा किसी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन जो एक्चुअल सिर्फ प्योरली सन के बेस एनर्जी पे बना हुआ जो राजा है, वो कभी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। उसके शान के खिलाफ है ये। राजा अपने शान के खिलाफ है ये, किसी को एक्सप्लॉइट करके मैं राजा बनूं, नहीं। हाँ, वो आपसे किसी और एक राजा को युद्ध में हरा के, वो भी न्याय के तरीके से, अन्याय करके नहीं, किसी से छीन लिया कोई चीज नहीं। सच्चा वाला जो राजा होता है, जो सन से होता है, वो किसी को डायरेक्टली आक्रमण नहीं करते हैं। वो अपना राज खुद करते हैं, अपने राज को लेके पड़े रहते हैं। उनके दुख दूर, उनके जो जनमानस है, उनके दुख दुर्दशा जो है, उनको सॉल्व करने में लगे हुए थे। हाँ, उनके ऊपर कोई अगर बुरा आंख डाले उसमें, उनके राज्य के ऊपर, तो वो हो सकता है, वो जो एक्चुअल सूर्य है, वो उसके सामने आप टिक नहीं पाओगे, खत्म कर देगा वो आपके तरफ नहीं जाएगा एक्चुअल में। लेकिन उनके तरफ अगर तलवार लेके आओगे, वो खत्म कर देगा आपको। सूरज के पास कुछ नहीं है। ये जो राहु है, सैटर्न है, सूरज के सामने कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअल वो स्ट्रांग सूरज होना होगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। ना सैटर्न, ना राहु, ना केतु, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तब भस्म हो जाएगा, उसके सामने आते ही भस्म हो जाएगा। पर इस लड़की के मैटर में वो लड़की आगे बढ़ जाएगी। अगर मैंने अभी अभी सुना आपसे कि सैटर्न भी है उसके साथ, वो आगे बढ़ जाएगी। इसलिए उसके लाइफ में आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, नहीं तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता आपको। सर हाँ, वही अभी उसको ऐसे होने लगा है कि अब उसको शायद ये अवेयरनेस आ रही है कि ओके, लोग मेरा बहुत फायदा उठा रहे हैं, तो शी इज बिकमिंग अ लिटिल बिट लाइक, उसको थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी आ रही है अपने बारे में, तो शी इज गेटिंग बेटर, आई एम श्योर। बट सर, जैसे आपने कहा विपरीत राजयोग, राहु जो होता है ना, राहु क्या करता है, जो मुझे थोड़ा सा छूट गया, सैटर्न जैसे एक इंसान एक्सप्लॉइट होते 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 उसके बाद उसको क्रिमिनल बनाता है। राहु स्वभाव में से ही क्रिमिनल है, उसको सब चाहिए। और अब उसको ना
जो उसको नहीं मिलेगा उसको वो छीन लेगा। वो उसका स्वभाव से ही, उसके कैरेक्टरिस्टिक में ही क्राइम है राहु के। जो लोग स्वभाव से क्रिमिनल होते हैं वो राहु टाइप के होते हैं, लेकिन सैटर्न वाला जो क्रिमिनल होते हैं उसको एक्सप्लॉइट करते करते समाज ही क्रिमिनल बनाता है। हाँ, अभी बोला।